हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रामचंद्र सीरीज़ की तीसरी किताब रावण आर्यवर्त का शत्रु। इससे पहले मैंने 2 बुक का रिव्यू आपको दे दिया है। रामचंद्र श्रृंखला किताब 1 राम इक्ष्वाकु के वंशज, ये मेरे चैनल पर अपलोड है। तो आप और ये जो दूसरी किताब है रामचंद्र सीरीज़ की दूसरी किताब सीता मिथिला की योद्धा, इसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है। तो आप चाहें तो दोनों किताबों का रिव्यू देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों किताब का रिव्यू की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो आज जो तीसरी बुक है रावण आर्यवर्त का शत्रु, इस बुक का रिव्यू मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बुक रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। मेरे पास मोबाइल ही है जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो रावण आर्यवर्त का शत्रु की कहानी भी सीता हरण से ही प्रारंभ होती है। रावण कैसे सीता का हरण करता है और इसकी कहानी भी सीता हरण के बाद ख़त्म हो जाती है। जब वो रावण सीता को लंका ले जाता है, उनको पता चल जाता है किसी तरह से कि सीता विष्णु हैं, अगली विष्णु हैं। जो विश्वामित्र ने विष्णु की उपाधि है सीता को देने का निर्णय लिया है, तो विश्वामित्र से रावण को बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, इसीलिए वो सीता का हरण कर लेता है। और एक बात ये भी रहती है, इसमें एक रहस्य रहता है कि सीता जो है वेदवती की पुत्री है। वेदवती की कहानी बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है। तो आप जब मैं इस बुक का रिव्यू दे रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनिए कि वेदवती की कहानी क्या थी। तो क्या होता है कि रावण जो था, रावण विश्रवा ऋषि का पुत्र था। वो एक नागा था और कुंभकर्ण का भी जन्म होने वाला था उनकी, रावण की जो माता थी कैकसी के गर्भ से। तो क्या होता है, विश्रवा रहते हैं, वो चले जाते हैं अपनी यात्रा पर, और वो कह जाते हैं कि अगर रावण की तरह कोई दूसरा पुत्र, जैसे कुंभकर्ण होने वाला था, तो अगर दूसरा पुत्र होता है और अगर वो भी नागा होता है तो आश्रम के जो लोग हैं वो कुंभकर्ण को, यानी होने वाले पुत्र को मार दें। तो इस बात का पता रावण को चल जाता है, और जब केकसी का जो पुत्र होता है कुंभकर्ण पैदा, तो रावण उसे बचा लेता है और अपने मामा मारीच के साथ, मारीच ही दरअसल रावण की मदद करता है क्योंकि रावण तो बहुत छोटा रहता है। रावण और मारीच केकसी और कुंभकर्ण को लेकर चले जाते हैं। मारीच सोचता है कि वो अपने घर ले जाएगा केकसी को और रावण को और कुंभकर्ण को, ताकि उसकी देखभाल अच्छे से कर सके। लेकिन जो मारीच के जो परिवार वाले होते हैं वो भी केकसी का और इन रावण कुंभकर्ण का बहिष्कार कर देते हैं। तो मारीच दूसरी जगह चला जाता है। वहाँ पर रावण भी जो कन्याकुमारी होती हैं उनसे मिलता है। कन्याकुमारी एक उपाधि टाइप की होती है जिसमें कुछ कन्याओं को रजस्वला होने तक एक अधिकार प्राप्त होता है कि वो जीवित देवी की तरह पूजी जाती हैं। तो रावण को कन्याकुमारी पसंद आ जाती हैं और वो उनसे प्रेम करने लगता है मन ही मन। फिर बाद में वो चली जाती हैं कन्याकुमारी। फिर रावण उनकी तलाश करते रहता है और धीरे धीरे करके वो बहुत कुछ कर लेता है अपने परिवार के लिए अर्जित, जैसे कि रावण आगे चल के बहुत सारे शत्रुओं का नाश कर देता है। और साथ ही वो कुंभकर्ण को भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण देता है, जो कुंभकर्ण एक योद्धा के रूप में बने। कुंभकर्ण बहुत छोटा होता है और वो एक नागा होता है। नागा एक त्यागी हुई प्रजाति होती है, अमीश ने ऐसा कुछ बताया है, तो उसी के बारे में है कि उन्हें उनके शरीर में कुछ विकृतियाँ होती हैं तो उन्हें नागा की उपाधि दी जाती है और लोग उनसे घृणा करते हैं। तो रावण अपने भाई को छोड़ नहीं सकता था और अपनी माता की भी बहुत देखभाल करता है। मामा मारीच के साथ में वो बहुत सारे प्रयत्न करता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है
और वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है और उसकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। केकसी जो होती है तो वो अपने पुत्र को बचाने के लिए ऋषि विश्वामित्र से प्रार्थना करती है, उनसे मिलती है और उनसे कुछ जड़ी बूटियाँ लेती हैं ताकि जो रावण के और कुंभकर्ण के साथ जो नागा विकृतियों के कारण जन्मे हैं तो उन्हें परेशानियाँ बहुत सारी होती हैं, उनके रक्त निकलता है उनके शरीर से, उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो उसका समाधान करने के लिए केकसी विश्वामित्र से मिलती हैं और विश्वामित्र आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि वो जीवन भर रावण और कुंभकर्ण की सहायता करने के लिए जड़ी बूटियाँ भेजते रहेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी अद्भुत जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसके कारण रावण और कुंभकर्ण को लाभ मिलता है। तो ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है और आगे रावण बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है और धीरे धीरे करके वो एक व्यापारी बन जाता है। उसके साथ भी बहुत सारे लोग दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन रावण हर एक इंसान से हर एक प्रजाति से बदला लेता है जो जो उसके साथ अनर्थ करता है। वैसे इसमें रावण का किरदार अच्छे तरीके से बताया गया है। अमीश ने जो रावण का किरदार है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। बिल्कुल रामायण से उलट थोड़े थोड़े साक्ष्य जो हैं रामायण से थोड़ी मिलते हैं, लेकिन अमीश ने अलग ही कहानी लिखने की कोशिश की है। जैसे इन दोनों बुक की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। वो आके यानी ये तीनों बुक जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले राम की कथा, उनके बचपन की युवावस्था की कथा होती है और सीता हरण तक बात आती है। फिर सीता की बात आती है। सीता एक योद्धा के रूप में कैसे बनी, उनकी जो बचपन था उनका जब बचपन कैसे हुआ बीता, युवावस्था कैसी थी। और फिर बाद में रावण की कथा है ना, रावण की कथा इन दोनों बुक से बहुत पहले की कथा है। रावण 75 साल का हो गया था जब सीता हरण की बात आई थी। तो रावण एग्जैक्टली सीता और राम से बहुत बड़ा था, इसमें भी बताया गया है। एक टाइमलाइन की वो है, मैं आपको बता देता हूँ, ये है। और इसकी चौथी बुक भी आने वाली है, पता नहीं इसका ये चौथी बुक कब तक आएगी, लेकिन हाँ जब भी आएगी मैं उसे ख़रीद कर उसका रिव्यू ज़रूर दे दूँगा आपको, क्योंकि वो बुक बहुत अच्छी होने वाली है। मैं एक्साइटेड हूँ कि मुझे वो बुक जल्दी से मिल जाती, मैं उसे भी पढ़ लेता ताकि चारों बुक का एक रिव्यू आपको दे पाता। ये पात्रों की सूची दी हुई है, ये कथा का विन्यास है, इसकी एक टिप्पणी है और ये बना हुआ है राम इक्ष्वाकु के वंशज श्रृंखला भाग 1, सीता मिथिला की योद्धा, रामचंद्र श्रृंखला भाग 2, आर्यवर्त का शत्रु रावण, रामचंद्र श्रृंखला भाग 3। जैसे ये है सीता का जन्म, फिर बाद में राम का जन्म, सीता का जन्म और रावण का जन्म उन सबसे पहले, और ये रामचंद्र श्रृंखला की चौथी भाग जो है वो अभी आना बाकी है। तो आपको यही था। धीरे धीरे रावण कुबेर से मिलता है लंका की नगरी में जाकर। वो अकम्पन नाम की एक व्यापारी से मिलता है और उसका पोत खरीद लेता है। और वो वेदवती को हमेशा ढूंढते, मतलब कन्याकुमारी को हमेशा ढूंढते रहता था। उसे पता नहीं था कि उसका नाम वेदवती है या नहीं। वो केवल कन्याकुमारी के प्रत्येक चरण की एक चित्र बनाकर रख लेता है, पता नहीं कैसे, पर उसे आभास हो जाता है और वो प्रत्येक साल का एक चित्र बनाकर अपने कक्ष में रखता है, जो कुंभकर्ण देख लेता है। कुंभकर्ण भी बड़ा हो जाता है और वो अपने भाई का साथ देता है। अकम्पन के साथ मिलकर रावण बहुत सारे जो व्यापारिक युद्ध होते हैं उनमें भाग लेता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है एक तरह से कहें तो। फिर वो कुबेर को धीरे धीरे अपने झांसे भी लेना चालू करता है। कुबेर के प्रधानमंत्री को मरवा देता है और फिर कुबेर को भी धीरे धीरे अपने हाथ में ले लेता है और आगे चलकर वो कुबेर के साथ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुबेर को इतना मतलब निर्बल बना देता है कि कुबेर को अपने मन से लंका जो स्वर्ण नगरी है उसे छोड़कर जाना पड़ता है। पर हाँ, रावण आगे चलकर कुबेर की जो भोग विलासी वाली चीज़ें हैं वो अलग कर देता है। हाँ, वो भी भोग विलास करता था, रावण करता था, लेकिन वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, ऐसा इसमें बताया गया है। और ये ऐसा नहीं है, रामचंद्र श्रृंखला की पहली किताब में राम जी की उल्लेख बहुत अच्छी तरीके से किया है। दूसरी सीता मिथिला की योद्धा में सीता माता का उल्लेख बहुत अच्छा किया हुआ है। इसमें रावण का उल्लेख भी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ से कथा आगे बढ़ती है। फिर बाद ऋषि विश्वामित्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रावण को पता चल जाती हैं। उसे पता चल जाता है कि जो सीता है वो अगली विष्णु होने वाली है और उसका हरण करना ठीक रहेगा, तो इसी पर योजना होने लगती है। इससे पहले एक बात और आती है कि वो कन्याकुमारी को ढूंढता है
और कुंभकर्ण जो है अपने भाई का बहुत अच्छा संगी होता है, साथी होता है, और वो रावण को बिल्कुल भी दुख में नहीं देखना चाहता। इसी कारण से जो कुंभकर्ण होता है वो कन्याकुमारी को ढूंढता है और उसे पता चल जाता है। क्या होता है कि वो विश्वामित्र की जो जड़ी बूटियों और जो पुष्पक विमान के लिए ईंधन है उसकी पूर्ति करने के लिए एक जगह डांगा डालता है। ये बात आपको बुक पढ़ने के बाद पता चल जाएगी। और साथ ही फिर कुंभकर्ण वेदवती को ढूंढ लेता है और रावण भी उससे मिलता है, लेकिन वेदवती का विवाह किसी और के साथ हो गया था और वो गर्भवती थी। रावण उससे कुछ भी नहीं कहता, बस अपने प्रेम का इजहार कर देता है और कुछ नहीं। बाकी कि वो उसे बहुत ज़्यादा मानता है, वो एक देवी की तरह उसे पूजता है। लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है जिससे वेदवती की हत्या हो जाती है और रावण उसकी सहायता करने के लिए आता है और वो जो उनकी हत्या करते हैं उन्हें मार भी देता है। लेकिन क्या होता है, वेदवती जब गर्भवती होती है तो उसे एक पुत्री होती है। वो पुत्री वो कन्या जंगल में फेंक दी जाती है उन लोगों के द्वारा। तो रावण उसे ढूंढने का प्रयास करता है लेकिन वो नहीं मिलती, और यही पुत्री आगे चलकर राजा जनक की पुत्री सीता बनती हैं, क्योंकि सीता को एक गिद्ध उठा ले जाता है। और फिर वहीं इस वाली बुक की कहानी भी शुरू होती है। तो बाद में वो जान जाता है, उससे सीता से लगाव भी हो जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो अगली विष्णु है। तो इसीलिए वो सीता का अपहरण कर लेता है ताकि अपने आने वाले जो समय हो उसमें विश्वामित्र से और बाकी के लोगों से इसका लाभ ले सके। तो ये बुक यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं बहुत सारी किताबी बुक की जो बातें हैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।